अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी जेके पुलिस कांस्टेबल के एस्पायरेंट्स हैं, तो यहाँ पर मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लाया हूँ। ये पूरा आपके 100 मार्क्स का है। एज पर सिलेबस है, जो जो सिलेबस में चीजें आपकी हैं उसी हिसाब से, जिस हिसाब से आपके पेपर में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी उसी हिसाब से मैं यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट पूरा डिटेल में प्रोवाइड करने वाला हूँ। देखो, जिस स्टूडेंट के भी 80+ आंसर्स करेक्ट होंगे तो मैं उसकी गारंटी देता हूँ 100% उसकी सिलेक्शन होगी। एंड जिनके कम रहेंगे उनको बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। तो यहाँ पर जो भी आपके इंग्लिश के 25 मार्क्स हैं तो 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। इंडियन जनरल नॉलेज के प्लस करंट अफेयर के 25 मार्क्स हैं तो 25 क्वेश्चन पूछे गए। इन कंप्यूटर के 15 मार्क्स हैं तो 15 क्वेश्चन पूछे गए। इन जम्मू एंड कश्मीर की जनरल नॉलेज के आपको 10 मार्क्स हैं तो यहाँ पर 10 to 13 क्वेश्चन पूछे गए। इस तरीके से पूरा वीडियो देखो, अपने हाथ में नोटबुक भी रखो। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपने उसका आंसर अपनी नोटबुक पे लिख के रखना है। फिर जैसे मैं आपको आंसर बताऊंगा आप देखो आपके कितने करेक्ट हैं एंड कितने रॉन्ग हैं। एंड जो आपका मैथ एंड रीजनिंग का पोर्शन है उसको मैंने सॉल्व करके दिखाया है। मैंने व्हाइट बोर्ड पे पूरा आपको दिखाया है यहाँ पर कि उसका आंसर निकालते कैसे हैं, ताकि आपको ये बेसिक चीजें भी क्लियर हो सके। तो इस वीडियो को डिटेल में देखो। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। जैसे 25 मार्क्स की है, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर कोई क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का होगा। एंड यहाँ पर पूरा आपको सभी सिलेबस के हिसाब से सभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड सेम ऐसे ही पेपर पैटर्न आपका आपके एग्जाम्स में भी होगा। एंड यहाँ पर आप अपना नोटबुक अपने पास रखो, वहाँ पर लिख के रखो इंग्लिश क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। जैसे ही मैं क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा आप वीडियो को रोककर आप पहली ऑप्शन लिख के रखो। फिर एट द एंड देखो आपके कितने करेक्ट बनते हैं। जितने करेक्ट बने कमेंट करके बताना कि हमारे 100 आउट ऑफ इतना स्कोर बना। अब जैसा पहला क्वेश्चन है, इसमें आर्टिकल फिल करना है। द डायरेक्ट सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। तो आप यहाँ पर बताओ इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा। इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि ऑलरेडी एक आर्टिकल यहाँ पर द है तो और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, सिंपली रहेगा द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। बाकी कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा। नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन अ रिलेटिव क्लास। इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें रिलेटिव क्लास है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन। देखो, रिलेटिव क्लास का मतलब होता है जब नाउन की कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मिले। यहाँ पर सिर्फ ऐसा एक ही है, वो ये ऑप्शन बी है। द बुक, कौन सी बुक जो टेबल पर है, इज़ माइन, मेरी है। बाकी कोई ऐसा नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट प्रोनाउंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें आपको प्रोनाउन डालना है। आई विल हेल्प डैश डैश विद द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट आंसर आएगा हिम, बी पार्ट। आई विल हेल्प हिम विद द प्रोजेक्ट, बाकी कोई भी नहीं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच पेयर ऑफ वर्ड्स इज अ होमोफोन। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो होमोफोन है। होमोफोन का मतलब होता है ऐसे यहाँ पर वर्ड्स जिनके साउंड सेम हो, मीनिंग जिनकी डिफरेंट हो। यहाँ पर आप देखो, राइट राइट, बेयर बेयर, हेयर हेयर, यहाँ पर साउंड तो सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट टेंस फॉर द सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में कौन सा करेक्ट यहाँ पर टेंस लगेगा। बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, मतलब इस टाइम नेक्स्ट ईयर उन्होंने अपना प्रोजेक्ट समझो कंप्लीट किया होगा। अब यहाँ पर बात है फ्यूचर की, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इस टाइम तो फ्यूचर की बात है। अगर काम इन्होंने कंप्लीट किया होगा, जब काम कंप्लीट होता है उसमें यहाँ पर परफेक्ट टेंस लगता है, तो इसका मतलब यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, विल हैव कंप्लीटेड, जो है वो करेक्ट आएगा, क्योंकि जो भी परफेक्ट टेंस होता है उसमें हमें हैव लगता है। फ्यूचर है तो विल हैव लगेगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड लगेगी, हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज पंक्चुएटेड करेक्टली। पंक्चुएशन जिसकी करेक्ट लगी हो, फुल स्टॉप हो गया, कामा हो गया, बाकी चीज़ें होगी। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे करेक्ट आंसर सी है, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे बेस्ट है। बाकी यहाँ पर बट के आगे कामा लगा, स्टोर के आगे कामा लगा, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ बीन वोलेंट। मतलब बीन वोलेंट का सेम यहाँ पर क्या रहता है। तो ऑप्शंस में भी आप आंसर्स निकाल सकते हो। जब आप देखो सिनोनिम से एंटोनिम पूछा जाए, कुछ ऐसे यहाँ पर वर्ड होंगे जिनका सेम मीनिंग होगा। जब यहाँ पर देखो हार्श, सेल्फिश, क्रूअल, ये सेम मीनिंग बनती है, किसी के लिए बेइज्जती होती है। तो अगर ये सब सेम है, इसका मतलब ये किसी आपस में सिनोनिम है। बट सिर्फ एक ही है जो इसका सिनोनिम है, तो वो काइंड है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर काइंड है, ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 8, हैंड इज टू ग्लो एज फुट इज टू डैश डैश। देखो, हाथ को अगर ग्लोव लगाएंगे, पाँव को क्या लगाएंगे, सॉक्स लगाएंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। व्हाट इज द आइडियम बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मीन। तो इसका क्या मतलब है। यहाँ पर इसकी करेक्ट मीनिंग जो है वो ऑप्शन ए है, लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस। तो इसका मीनिंग यहाँ पर आता है लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रीपोजिशन बताना है यहाँ पर। द बुक इज डैश डैश द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। ये हर किसी को पता होगा, यहाँ पे ऑन आता है जब किसी सरफेस पे चीज़ होती है। जैसे टेबल है, सरफेस है, तो यहाँ पर ऑन आएगा, ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 11, आई हैव डैश डैश एप्पल इन माई बैग। इसका तो हर किसी को आंसर आता है, आई हैव एन एप्पल, एन आएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट क्लास इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस है, इसमें आपने इंडिपेंडेंट क्लास बताना है। देखो, दो तरह के क्लास होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मीन ऐसा यहाँ पर क्लास जो किसी पर डिपेंड हो, जिसका मीनिंग अधूरा रहे। एंड एक ऐसा होता है
जिसका मीनिंग पूरा होता है। देखो शी वेंट टू द पार्टी, आपको कोई पूछेगा वो कहाँ गया, आप बोलोगे शी वेंट टू द पार्टी, हो गया आंसर, एक इंडिपेंडेंट है। एंड ऑल्सो शी वॉज टायर्ड, तो अगर यहाँ पर कोई बोलेगा ऑल्सो शी वॉज टायर्ड, आप बोलोगे ना मतलब अधूरा ही है, इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, ये क्यों टायर्ड है फिर, तो ये यहाँ पर डिपेंडेंट क्लास है। तो जो इंडिपेंडेंट क्लास है वो शी वेंट टू द पार्टी है, शी वेंट टू द पार्टी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में करेक्ट प्रोनाउन क्या आएगा। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर दे को टेक करेंगे कि दे ही यहाँ पर करेक्ट है, बट ये गलत है क्योंकि वो बोलेंगे बॉयज़ है, ज़्यादा है तो दे आएगा, नहीं। देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट बनता है ना, नाइदर ऑफ द बॉयज़ बनता है, पूरा सब्जेक्ट एक है, नाइदर ऑफ द बॉयज़, एंड ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो नाइदर ऑफ द बॉयज़ ब्रॉट डैश डैश होमवर्क। तो यहाँ पर अब बताओ क्या आएगा, तो अब आपको समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने बोला सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या आता है, तो यहाँ पर हिज आएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इन क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आपने कंप्लीट करना है सेंटेंस को, आई नीड टू डैश डैश ए लेटर टू माई फ्रेंड। अपने दोस्त को क्या लिखनी है, लेटर लिखनी है, तो ये राइट आएगा या ये राइट आएगा, या दोनों आएंगे या कोई नहीं आएगा, तो इसका आंसर है बी पार्ट, WRITE, राइट, क्योंकि लिखना है तो राइट आएगा, WRITE। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो कौन सा यहाँ पर टेंस आएगा, बाय द टाइम यू अराइव, मतलब जब आप आओगे, तो जब आओगे तो ये फ्यूचर की बात है, आई डैश डैश माई होमवर्क, इसका मतलब मैंने काम कंप्लीट किया होगा, तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी आएगा, विल हैव फिनिश्ड, ठीक है, क्योंकि विल हैव फिनिश्ड वी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर पूरा बन जाता है परफेक्ट टेंस। विच सेंटेंस यूजेज द एपोस्ट्रॉफी करेक्टली, तो यहाँ पर डिफरेंट सेंटेंस है, इनमें से एपोस्ट्रॉफी कौन सी करेक्ट है। एपोस्ट्रॉफी होता है जो ये वाला कामा है ना, ये वाला इस कामे को एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट कौन सी है, करेक्ट सिर्फ एक ही है, सी पार्ट इसका, क्योंकि इट्स टाइम, इट्स हम लिखते हैं इट इज़ को हम शॉर्टकट में लिखते हैं इट्स, तो बाकी यहाँ पर जो भी हैं वो गलत हैं, तो करेक्ट वन है इट्स टाइम टू लिव, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम क्या है, जो इसकी जिद हो, उल्टा हो, तो इसकी जिद जो है वो ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यही इसका एंटोनिम है। बोर्ड इज़ टू नेस्ट एज ट्री इज़ टू, अगर बोर्ड जो है उसका नेस्ट आता है तो ट्री का क्या आएगा, बोर्ड नेस्ट में रहती है, ट्री का क्या आएगा। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स फॉरेस्ट लगाएंगे, बट ट्रीज़ का जो है क्योंकि ये सिंगल है, तो क्योंकि ट्री जो है हमेशा फॉरेस्ट में नहीं होते, वो हर जगह होते हैं, तो यहाँ पर इसका रूट आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज ब्रेक द आइस मीन। इस ब्रेक द आइस मीन का क्या मतलब है, टू ब्रेक समथिंग या टू स्टार्ट अ कंजर्वेशन इन अ सोशल सेटिंग। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब बोलेंगे उसने मतलब जैसा आइस तोड़ दिया, मतलब किसी दो बंदों का झगड़ा था, अब उनकी बात स्टार्ट होगी, तो उसको हम बोलते हैं उन्होंने ब्रेक द आइस। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन जो है वो करेक्ट लगेगा, आई विल मीट यू डैश डैश द बस स्टॉप। देखो जब कोई एग्जैक्ट प्लेस बताई जाती है ना, बिल्कुल हाँ, जैसा बस स्टॉप बताइए तो वहाँ पर एट लगता है, आई विल मीट यू डैश डैश द बस स्टॉप, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन बताई है तो एट आएगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा हाँ मुझे बस स्टॉप पे जाना है। क्वेश्चन 21, यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल बताना है, शी इज़ डैश डैश द बेस्ट सिंगर। अब ये क्या आएगा, अगर कोई बेस्ट सिंगर है या जो भी चीज़ है यहाँ पर द आएगा, तो शी इज़ द बेस्ट सिंगर, ठीक है, द यहाँ पर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 22, व्हाट टाइप ऑफ क्लास इज दिस इफ़ इट रेन्स टुमारो। ये कौन सा क्लास है, अगर कल बारिश लगती है, तो यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लास है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं डिपेंडेंट क्लास है। अगर कल बारिश लगती है तो हम बोलेंगे ना उसको आगे बोलो क्या होगा, कोई आपको बोलेगा अगर कल बारिश लगती है, आप बोलेंगे ना क्या होगा आगे, इसका मतलब है ये डिपेंडेंट है, तो आगे भी कुछ और चीज़ है, तो सबऑर्डिनेट क्लास को डिपेंडेंट क्लास ही बोलते हैं, ये डिपेंडेंट क्लास है। क्वेश्चन 23, विच ऑफ दीज इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर हर सेल्फ है, जैसा यूअर सेल्फ होता है। क्वेश्चन 24, विच वर्ड कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली। तो इनमें से कौन सा हम वर्ड यूज़ करेंगे ताकि ये पूरा कंप्लीट बन सके। आई कॉन्ट डैश डैश द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, अगर HERE हेयर है तो वो लोकेशन के लिए आता है, HEAR हेयर यहाँ पर वही करेक्ट आएगा, HEAR हेयर हुआ सुनना, मतलब मैं आई कॉन्ट हेयर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, मैंने इसके आंसर्स का, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं सुना, तो यही ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ये तो मिस स्पेलिंग है, ये बाल हुए, तो ये तो आ नहीं सकते, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 25, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर द सेंटेंस। इसमें आपने करेक्ट वर्ब जो है वो यूज़ करनी है, शी डैश डैश टू द मार्केट एवरी डे। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे गोज़ आएगा, क्योंकि शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जब वर्ब आती है तो वो उसके साथ या एस लगता है या ई एस लगता है, तो गो के साथ एस तो नहीं लगेगा, ई एस लगेगा, तो गोज़ आ जाएगा, शी गोज़ टू द मार्केट एवरी डे। तो यहाँ पे हो गए इंग्लिश के 25 मार्क्स कंप्लीट, 25 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमें आ जाएगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया का, जो 25 मार्क्स का, यहाँ से भी आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो इंडिया ने ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस कब हासिल की,
तो आप नोट डाउन करके रखिए इसका आंसर 15 अगस्त 1947 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत से स्टूडेंट्स 26 जनवरी कर लेते हैं, 26 जनवरी नहीं है, 15 अगस्त 1947 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहला बंदा कौन गया है? अकेला तो जा नहीं सकता, इसलिए 2 बंदे गए। ऑप्शन ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन इन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल किसने जीता है सबसे पहले? तो इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन 4, आयरन मैन ऑफ इंडिया इज द टाइटल गिवन टू विच लीडर। किस बंदे को, किस लीडर को आयरन मैन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया स्टिल इन पब्लिकेशन। सबसे पुराना न्यूज़पेपर और अभी भी पब्लिकेशन में है, तो वो है मुंबई समाचार, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इसका ऑथर कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इसका ऑप्शन बी जो है अरुंधति रॉय करेक्ट आंसर है। वेयर इज द फेमस टेम्पल ऑफ द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड। गोल्डन टेम्पल नाम तो सुना ही होगा आपने, वो कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर है अमृतसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इंडिया की एक स्टेट है महाराष्ट्र, तो उसकी जो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? मराठी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एंड गोवा की भी मराठी ही है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी है? बहुत से स्टूडेंट या तो सिडनी बोलेंगे या फिर ये बोलेंगे, बट इसका करेक्ट आंसर है कैनबेरा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशंस। तो टोटल कितने परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर भी है? तो इसका आंसर है 5। इन 5 कंट्रीज का नाम क्या है? एक चाइना है, एक फ्रांस है, रशिया है, यूके है एंड यूएसए है। एंड इनको बिग 5 भी बोला जाता है, B5 भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो यहाँ पर सार्क का हिस्सा नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है म्यांमार है, क्योंकि जो सार्क के मेंबर्स हैं ना, तो 8 मेंबर्स हैं। 8 मेंबर में कौन कौन आ जाता है? एक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश। इन 9 इसमें ऑब्जर्वर्स आ जाते हैं जो इनको ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ETC। तो यहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं। क्वेश्चन एंड साथ में इसमें एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत और भी याद रखो इसके बारे में कि जो सार्क का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में है। हु वन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 2014 फॉर द डिस्कवरी ऑफ हिग्स बोसन। हिग्स बोसन की वजह से फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, तो वो किसको मिला था? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है पीटर हिग्स एंड फ्रांसिस इंगलट, इनको मिला था। अब आपने क्या करना है, 2024 के सभी नोबेल प्राइज विनर का नाम भी याद रखना है। जैसा कि यहाँ पर पीस पर आपको मैं पूछूंगा, हु वन द नोबेल प्राइज इन पीस इन 2024। तो 2024 में पीस की वजह से किसको नोबेल प्राइज मिला है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है निहान हिदांक्यू। क्वेश्चन 14, हु वाज अवार्डेड द 2024 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। 2024 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला था? इसका आंसर है नोविक डिजोकोविक, पता नहीं क्या नाम यहाँ पर रखते हैं ये लोग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर अचीवमेंट इन साइंस। साइंस में जिसकी अच्छी अचीवमेंट होती है उस पर अवार्ड मिलता है, तो उसका क्या नाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, SSBP। ठीक है। एंड आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके हमें बताओ ये चीज़ कि हाईएस्ट सेवलिन अवार्ड इंडिया में कौन सा है? विच इंडियन राइटर वन जानीपत अवार्ड इन 2022। जानीपत अवार्ड 2022 में किस इंडियन राइटर को मिला है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है दामोदर मौजे। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज अवार्डेड द पद्मा भूषण इन 2022 फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। देवेंद्र जजारिया, इसको मिला है यहाँ पर पद्मा भूषण स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री होस्टेड द 2024 समर ओलंपिक। तो 2024 में समर ओलंपिक जो हुआ था वो किस कंट्री ने होस्ट किया था? फ्रांस ने किया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर क्रॉप ग्रोन इन द खरीफ सीजन इन इंडिया। तो खरीफ सीजन इन इंडिया कौन सा क्रॉप सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? तो राइस इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, द राइट टू इक्वलिटी इज इंश्राइंड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 14, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की पहली वुमेन स्पीकर कौन रही है? मायरा कुमार, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डज द एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट विद द मोनार्क। तो इसका आंसर है, मोनार्क की बात हुई तो मोनार्की ही होगी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ। साउथ की गंगा किसको बोला जाता है? तो वो है कावेरी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ 2024। क्योंकि अगर कोई पुराना वीडियो देख रहा होगा उसको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है द्रौपदी मुर्मू करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैश क्रॉप ऑफ इंडिया। इनमें से किसको कैश क्रॉप ऑफ इंडिया बोला जाता है?
वो है कॉटन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। देखो इंडियन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक दो एक्स्ट्रा रखे हुए हैं ऐसे ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर? इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर कौन सा है? देखो पहले ये चीज़ समझो कि एक्सपोर्ट पार्टनर होता क्या है। ऐसी कंट्री जो इंडिया से इंपोर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, ये कोई और कंट्री है, तो वो कंट्री इंडिया से चीज़ें लेती है। इंडिया को पैसा दिया, इंडिया से चीज़ें ली, उस कंट्री के लिए ये चीज़ क्या होगी? इंपोर्ट हुई। फॉर एग्जाम्पल वो इंडिया से ले रही है एंड एक्सपोर्ट, इंडिया एक्सपोर्ट कर रही मीन इंडिया यहाँ से दे रही है चीज़ें। तो इंडिया का सबसे ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर कौन सा है? तो पहले नंबर पर एज़ पर 2023-24 यूएसए जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। एंड सबसे ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया कहाँ से करती है? सबसे ज़्यादा चीज़ें लेती कहाँ से है? इंडिया सबसे ज़्यादा चाइना से लेती है। तो ये अलग अलग बनते हैं। सबसे बड़ा इंपोर्ट पार्टनर चाइना है, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर यूएसए है। हू वन द 2024 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप? क्या करेक्ट आंसर है इसका? इंडिया। बाकी थोड़ा अंडर 19 के बारे में भी देख के रखना एंड ओलंपिक के बारे में भी देख के रखना किस किसने कौन सी अवार्ड ली, तो ये सब डन हो जाएगा। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जिसके 10 मार्क्स होंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द एब्रीवेशन एनसी? क्योंकि आपको एब्रीवेशन आएंगे, एब्रीवेशन मीन जिसकी फुल फॉर्म होती है एनसी की, क्योंकि एनसी आजकल थोड़ा टॉप पे है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन हम रखते हैं एनसी स्टैंड फॉर। एनसी का क्या मतलब है, फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, या नेशनल काउंसिल है, क्या है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्टेड की, तो वो यहाँ पर शेख अब्दुल्ला है। देखो थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए, जैसा कि फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है जिसको लोगों ने इलेक्ट किया हुआ है वो शेख अब्दुल्ला है। एंड उससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर बना था, उसको हम बोलते हैं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। उसका नाम था मेहर चंद महाजन। उस टाइम के महाराजा जो जम्मू एंड कश्मीर के थे हरि सिंह, उन्होंने उसको बनाया था। 15 अक्टूबर 1947 से लेकर 5 मार्च 1948 तक वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर था जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बाद इलेक्शन हुआ एंड फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है जम्मू एंड कश्मीर का वो बना शेख अब्दुल्ला। एंड लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो गुलाम मोहम्मद सादिक है, जो 30 मार्च 1965 तक रहा। एंड 30 मार्च 1965 के बाद यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो है वो स्टार्ट हुआ, प्राइम मिनिस्टर का काम खत्म हुआ। एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी गुलाम मोहम्मद सादिक बने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जो जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट जिस हिसाब से रहता है उसका मेन इन्फ्लुएंस क्या है, किस वजह से रहता है? तो वो इस वजह से है हिमालयस की वजह से। मेन रीजन जो वो हिमालय है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नंबर 4 विच क्रॉप इज मोस्ट वाइडली ग्रोन इन द कश्मीर वैली? सबसे ज़्यादा जो ग्रोन जिसकी ज़्यादा हो रही है, देखो सैफरान सिर्फ पामपुर साइड में होता है एंड एप्पल भी पूरे जम्मू एंड कश्मीर में तो होता नहीं है, वीट भी हर जगह होता नहीं है, तो ज़्यादा हर किसी के पास अगर होता है ज़्यादातर वो राइस होता है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में राइस जो है वो ग्रो होता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द सिटी ऑफ श्रीनगर? डल लेक। डल लेक में सबसे फेमस ट्रांसपोर्ट मोड कौन सा है? केबल कार है या मेट्रो ट्रेन है? तो वो शिकारा है, क्योंकि डल लेक में शिकारे के बिना कुछ और चलेगा ही नहीं। विच मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द स्टेट्स इकॉनमी? तो देखो ये तीनों जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं, तीनों से अच्छी खासी इनकम जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर करती है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर? तो लाइफ लाइन जो है वो झेलम है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इन सिंपल स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया इन जम्मू एंड कश्मीर किसको बोलते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में गुलमर्ग को बोलते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में खाजियर जो है हिमाचल प्रदेश में, उसको बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। बट जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो वो है गुलमर्ग। क्वेश्चन नंबर 9 द मुगल गार्डन्स ऑफ कश्मीर जो निशात बाग और शालीमार है, इसको किसने बनवाया है? देखो जो इसका करेक्ट आंसर है ना, विच मुगल एम्पायर, किस मुगल एम्पायर ने बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर है जहांगीर। जहांगीर जो है मुगल एम्पायर रहा है, उसने बनाया। तो बहुत से बंदे बोलेंगे आसिफ खान ने बनाया, यार आसिफ खान मुगल एम्पायर नहीं रहा है ना। आसिफ खान कौन था? आसिफ खान नूर जहाँ का बड़ा भाई था, और नूर जहाँ जो है वो यहाँ पर जहांगीर की वाइफ थी। तो यहाँ पर जो भी मुगल गार्डन्स हैं वो जहांगीर ने बनवाए, तो मेन हेड जो था वो जहांगीर था। क्वेश्चन नंबर 10 द राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट वाज इनेक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर इन विच ईयर? तो आरटीआई जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो कब यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है? तो वो इसका आंसर है 2009। जम्मू एंड कश्मीर में 2009 में इम्प्लीमेंट हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 2020? तो अभी का जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा अभी भी वही है, तो इसीलिए इसके बाद अभी कोई आया ही नहीं। जम्मू एंड कश्मीर से आपको टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, मैंने यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। एंड अब नेक्स्ट हमारा है मैथ एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 25 मार्क्स की। तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशंस भी साथ में दिखाऊंगा। आपके लिए क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13? इसका आंसर बताओ। ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाए?
फुली डिवाइड हो जाए। देखो नंबर तो बहुत सारे हैं, बट सबसे छोटा वाला हमने बताना है, उसके लिए हमने एलसीएम निकालना है इनका। एलसीएम निकालने के लिए हमें इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको ऑलरेडी पता होगा, हमारे पास नंबर क्या है, एक 7 है, एक 11 है और एक 13 है। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए प्राइम नंबर चाहिए, तो ये खुद प्राइम नंबर है, सिंपली 7 1 जा 7 रहेगा, 11 1 जा 11 रहेगा, 13 1 जा 13 रहेगा। अब एलसीएम निकालने के लिए हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ कॉमन तो कुछ नहीं है 1 के अलावा, तो 7 इंटू 11 इंटू 13, तो ये हमें हो गया। इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर हमें आएगा 1001, तो 1001 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक बंदा 40% अपनी सैलरी रेंट पर लगाता है, 25% ग्रोसरीज वगैरह पे लगाता है, बाकी अपनी जो है वो सेव करता है, तो अगर इसकी सैलरी 50,000 है तो बताओ उसने टोटल कितना सेव किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ए पर्सन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। अब देखो एक बंदा है, वो अपना 40% जो सैलरी है, जो टोटल उसकी सैलरी, उसमें से 40% किस पे लगाता है, रेंट पे, रेंट देता है उसका। एंड जो 25% है उसकी वो सब्जी वब्जी लगाता है, बाकी चीजें करता है, तो 25% हो गए यहाँ पर उसकी ग्रोसरी वगैरह जो भी चीजें हैं। एंड अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये टोटल सेविंग कितनी करता है, तो ये टोटल इसका क्या आ जाता है, खर्चा इतना टोटल ये पूरा लगाता है, तो यहाँ पर ये बन गया टोटल 65%। इसका मतलब है टोटल, जैसा कि आप सब जानते हैं 100% होता है, तो 100% में से 65% उसने खर्चा किया, एंड बाकी 100 में से 65 निकाला, बच गया 35%। तो इसका मतलब है 35% जो इसका है वो इसकी सेविंग है। अब हमें जो भी 35% ऑफ जो इसकी अमाउंट है 50,000, वो हमारा आंसर होगा। अब हमने निकालना है 35% ऑफ 50,000 कितना बनता है। 35% हो गया 35/100, किसका, 50% का हो गया, इंटू 50%, 110, 100,000, 10,000। अब 0 2 यहां से कैंसिल करेंगे, 2 0 यहां से कैंसिल करेंगे। अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई, अब हमें यहाँ पर क्या बचा, 35 इंटू 500, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो क्या आंसर आएगा, 0 का 0, 0 का 0, 5 5 से 25, 5 2 गया यहाँ पर, 5 3 से 15 प्लस 2 17, 17,500 इसका आंसर है, वो इसकी यहाँ पर सेविंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज ऑफ 5 consecutive ऑड नंबर इज 45, तो इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 consecutive ऑड नंबर इज 45, तो इनमें से लार्जेस्ट वन कौन सा है। तो हमने यहाँ पर इन सिंपल, जैसा कि ये क्वेश्चन है 5 consecutive मीन जो कंटिन्यू आते हैं, ऐसे ही यहाँ पर ऑड नंबर जो कंटिन्यू आ रहे हैं, इनमें से सबसे बड़ा बताना है, एंड इनका जो यहाँ पर एवरेज है वो 45 है। अब नंबर हमारे पास नहीं है, नंबर हमने एज्यूम करना है सबसे छोटा वाला, वो हमारा है x, एंड सेकंड वन x+1 नहीं होगा। अगर x फॉर एग्जांपल x 9 है तो 10 तो हो नहीं सकता, नेक्स्ट 11 होगा, क्योंकि हमारे ऑड नंबर की बात हो रही है। तो पहला अगर x है, दूसरा हमारा x+2 होगा, फिर तीसरा हमारा x+4 होगा, फिर x+4 के बाद क्या आएगा, फिर 4 के बाद 6 आएगा, फिर x+8 आएगा, 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 हो गए। इनका एवरेज कितना बोला इसने, 45। तो यहां पर सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड, 1 2 3 4 5 है, डिवाइड बाई 5, तो टोटल इसका एवरेज कितना है 45, तो यहां पर हम लिखेंगे 45 जो इसकी एवरेज है। अब इनका हम सम करेंगे, क्योंकि एवरेज में हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर हमारे पास 5 है, तो सम करेंगे इनका। जब हम सम करेंगे तो कॉमा की जगह जो है वो हम प्लस प्लस डालेंगे। अब हमें क्या आएगा, 1x 2x 3x 4x 5x, टोटल हमारे पास कितने हैं 5x है। हम यहाँ पर लिखेंगे 5x एंड प्लस 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 यहाँ पर टोटल आ गया 20। तो 5x + 20 डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइड बाई ये 5 है, तो ये 5 यहाँ पे रहेगा, इज इक्वल टू कितना है, पहले ही बोला है 45 है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये अपना पूरा ऐसे ही रखेंगे, 5x + 20, तो ये यहाँ पर आया 5x + 20 इज इक्वल टू 45 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बन जाएगा, 5 5 से 25, यहाँ पर आएगा 5 2 गया यहाँ पर, 5 4 20 + 2 20, 5 4 20 + 2 22, तो हमें यहाँ पर कितना आया 225। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, 5x + 20 इज इक्वल टू 225। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 5x, क्योंकि जब हमें x निकालना है तो x वाली टर्म को ऐसे ही रखेंगे, फिर यहाँ पर हम लेके जाएंगे 225 यहाँ पर अपनी जगह है, एंड ये +20 है, यहाँ पे आके -20 बन जाएगा, एंड यहाँ पर हमें क्या बन जाएगा, 5x इज इक्वल टू 225 में से 20 निकालना है, ये हमें बच जाएगा 5x इज इक्वल टू 205। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो जब हमें x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू हो जाएगा 205 अपनी जगह है, एंड ये 5 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब भी यहाँ पर कोई भी चीज मल्टीप्लाई में होगी तो वो दूसरी जगह जाके डिवाइड में चली जाती है। जब यहाँ डिवाइड में होती है तो दूसरी जगह जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, जब यहाँ पर प्लस में होती है तो दूसरी जगह जाके माइनस हो जाती है, एंड जब यहाँ माइनस होती है दूसरी जगह जाके प्लस हो जाती है।
ये बेसिक चीजें समझ के रखना। अब x इज इक्वल टू कितना हो गया 205 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पर अगर हम कैंसिलेशन करेंगे 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, हमें यहाँ पर कितना मिला x की वैल्यू 41। तो x इसका मतलब हमारा कितना है 41, एंड ये कितना हो गया 41 प्लस 2 एंड 41 प्लस 4, 41 प्लस 6 एंड 41 प्लस 8। तो हमें सबसे बड़ा वाला नंबर चाहिए था, सबसे बड़ा नंबर ये था x प्लस 8, तो हो गया 41 प्लस 8, तो इसका आंसर कितना आया 49। तो इसका आंसर है 49। अगर एक ट्रेडर सेल करता है आर्टिकल को 25% प्रॉफिट के साथ, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 600 है, तो बताओ सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, ए ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल 25% प्रॉफिट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 600। अब यहाँ पर जो कॉस्ट है किसी आर्टिकल किसी भी चीज की वो यहाँ पर 600 है। कोई भी चीज है जो उसकी कॉस्ट है वो है 600। कॉस्ट मीन जितने में वो तैयार होती है, एंड इस पे इस बंदे ने जो भी ट्रेडर है 25% प्रॉफिट उठाई। तो 600 इसका कितनी थी कॉस्ट थी, प्लस 25% इसकी क्या होगी प्रॉफिट होगी। अब ये यहाँ पर कितने में सेल कर रहा है, बेच कितने में रहा है, तो इन सिंपल ये जो 600 इसकी कॉस्ट थी समझो ये 100% था इसका, एंड 25% इसने प्रॉफिट उठाई, तो यहाँ पर हो गया 125%। तो हम यहाँ पर निकालेंगे 125% ऑफ 600, तो यही इसका आंसर बनेगा। 125% मीन 125 बाई 100 इंटू क्या है 600, एंड 20 कैंसिल, 6 5 30, 0 3 यहाँ पे आ गया, 6 2 12 प्लस 3 15, यहाँ पे 5 आ गया, एंड यहाँ पे 1, 6 1 6 प्लस 7 दैट इज 750 रुपीज में उसने इस चीज को सेल किया। द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5। अगर इनका सम करेंगे तो 72 बनता है, तो बताओ ए की एज कितनी है? अब जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5 एंड इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 72 इयर्स, सो व्हाट इज द एज ऑफ ए। ए की एज हमने बतानी है। अब यहां पर जैसा कि जो रेशियो बताया है ए एंड बी का, ए एंड बी कितना बताया है 4:5, 4:5, एंड यहाँ पर सम कितना बताया है, सम बताया 72 इयर्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 and 5, हमें यहाँ पर इनकी एज के बारे में तो पता नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे यहाँ पर इनकी एज को एज अ एक्स। ए की एज है 4x एंड बी की एज है 5x, एंड यहाँ पर इसकी सम को कितना बोला है 72 इयर्स। हम यहाँ पर इन सिंपल लिखेंगे 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 72, एंड 4x प्लस 5x दैट इज 9x is equal to 72, x is equal to 72 divided by 9। अब यहां पर कैंसिल करेंगे, 9 8 72, x की कितनी वैल्यू आई 8, तो यहां पर a की एज कितनी आएगी 4 into 8, b की कितनी आएगी 5 into 8, बट हमें a की बताई है तो हम 4 8 32 करेंगे, तो a की एज यहां पर निकल के आई 32 ईयर्स। अगर एक ट्रेन जो है वो ट्रेवल करता है 180 किलोमीटर इन 3 आवर, तो इसकी स्पीड कितनी होगी मीटर्स पर सेकंड में? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज इट्स स्पीड्स इन मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझा करो, जैसा यहाँ पर क्वेश्चन किस हिसाब से बताया गया है कि 180 किलोमीटर चल रही है कितने टाइम में 3 घंटों में, बट यहाँ पर जो आंसर पूछ रहा है वो पूछ रहा है यहाँ पर बताया किलोमीटर्स एंड आवर्स में है, पूछ रहा है मीटर्स एंड सेकंड्स में। इसका मतलब सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर को मीटर में, एंड जो हमारे यहाँ पर टाइम है आवर है उसको सेकंड में। जैसा कि इसका जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस हमारे पास कितना था 180 किलोमीटर, यस 180 किलोमीटर इसका डिस्टेंस था, तो इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, क्योंकि हमें यहाँ पर मीटर्स चाहिए, इसने मीटर यहाँ पर हमसे मांगा है। तो 180 किलोमीटर इन मीटर हमें हो जाएगा 180 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 18030 इसके 1 2 3 मीटर। इसका मतलब ट्रेन कितना ट्रेवल किया इतना। अब इसको टाइम कितना लगा 3 घंटे लगे, तो डिस्टेंस इतना हो गया। अब टाइम की अगर हम बात करें टाइम 3 आवर लगा, तो इसको अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे, सेकंड कैसे चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करने के लिए 3 घंटे लगे, तो हो गया 3 इंटू पहले मिनट्स में चेंज किया हो गया 3 इंटू 60, फिर इसको सेकंड में भी चेंज किया हो गया इंटू और 60, ये 60 मिनट्स के हैं, ये 60 सेकंड्स के हैं। फिर हम इसको क्या करेंगे 1 2 2 0 आ जाएंगे, 6 6 36, 3 108, तो ये यहाँ पर कितना बन गया सेकंड बन गया। अब हमें ये कन्वर्ट हो गया मीटर्स एंड सेकंड में। अब हम यहाँ पर इसका आंसर सिंपली निकाल सकते हैं, जैसा कि हमें चाहिए क्या स्पीड चाहिए। स्पीड किसके बराबर होती है d बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है 1 8 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4 0 है, डिवाइड बाई टाइम 10800, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल, फिर इसकी भी आप कैंसिलेशन करोगे तो इसका आपको आंसर आएगा 16.67 मीटर
पर सेकंड, 16.67 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 18 है तो x की कितनी वैल्यू होगी? क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 18, 2x प्लस 18। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक्स एक्स टर्म्स को अलग करना है एंड जो सिंपल कांस्टेंट है उसको अलग रखना है। जैसा कि यहाँ पर हमारा 5x है एंड ये 2x जब इधर लाएंगे, मैंने आपको बोला प्लस वाली जब यहाँ आती है तो माइनस बन जाती हो जाएगा -2x इज इक्वल टू, ये 18 अपनी जगह है, ये प्लस 3 था उधर जाके -3 हो गया, तो यहाँ पर हो गया -3। 5x प्लस 2, 5x में से 2x निकाला, कितना बच गया 3x इज इक्वल टू 18 माइनस 3 कितना हो गया 15। अब x की वैल्यू कितनी होगी, 15 अपनी जगह है, जैसा मैंने आपको बोला था 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी जगह जाके डिवाइड में आ जाएगा, 3 5 15, x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू बताओ, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7x माइनस 12 आपको दिया हुआ है। सेम इसी तरह एक और क्वेश्चन है जिसमें x की वैल्यू हमने बतानी है। यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7x माइनस 12। अब यहाँ पर इसका आंसर कैसे निकालेंगे, सेम जो हमारी सेम है, जैसा 2x एंड 7x इसको अलग रखेंगे एंड जो यहाँ पर कांस्टेंट है उनको अलग रखेंगे। 2x यहाँ पर है, ये 7x इधर प्लस वाला था, इधर आके -7x हो गया इज इक्वल टू, ये -12 अपनी जगह है, ये +3 इधर जाके -3 हो जाएगा। 2x में से 7x जब हम निकालेंगे तो -5x आएगा, क्योंकि जब ये 7x इसके साथ जो साइन है बड़े वाले के साथ माइनस है तो माइनस हमें यहाँ पर सेम रहेगा। इज इक्वल टू -12 -3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, हो जाएगा -15। तो इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। 5x इज इक्वल टू 15 हो गया, x इज इक्वल टू 15/5, 5 3 15, x की वैल्यू यहाँ पर 3 निकल के आई। अगर एक सिलेंडर का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन से है, जिसमें हमें सिलेंडर का रेडियस दिया गया है और हाइट दी गई है, इसका हमने वॉल्यूम निकालना है। जैसा कि पहले हमें ये चीज पता होना चाहिए, सिलेंडर का जो यहाँ पर वॉल्यूम है वो क्या है, किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ, मैं सिंपल वी लिखूंगा सिलेंडर। तो जितने भी यहाँ पर हमारे पास है सिलेंडर है या बाकी चीजें जो भी सॉलिड है उनके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए किसका क्या है। तो इसका आपको आएगा πr²h। एंड क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यहाँ पर मेंशन है पाई की वैल्यू आप 22/7 लिख सकते हो। एंड यहाँ पर हमें क्वेश्चन में साथ में दिया है कि जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, मीन r इज इक्वल टू 7 एंड यहाँ पर हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर दी है, दैट इज h इज इक्वल टू 10। इसको हम ये चीजें फिल करेंगे, पाई की जगह हम डालेंगे 22/7, इसकी पाई की वैल्यू होती है ये, इसीलिए ये डालते हैं। r स्क्वायर मींस रेडियस का स्क्वायर मींस 7 का स्क्वायर, इसको हम 7 का स्क्वायर की जगह 7 × 7 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, इनटू हाइट मीन 10। अब यहाँ पर हम थोड़ा बहुत सिंपल करने की कोशिश करेंगे, 7 के साथ कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या बच गया, 22 × 7 × 10। तो आप सिंपली इसको पूरा यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, 22 × 10 दैट इज 220 × 7, 7 0 0, 7 2 14, 4 1, यहाँ पे 7 2 14 + 1 15, 1540 आपका आंसर आ गया, बट यहाँ पर ये क्यूब में होता है। 0.6 का स्क्वायर प्लस करो 0.4 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, जिसमें हमें थोड़ा बहुत डेसिमल में दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर लिखा है 0.6 का स्क्वायर प्लस करना है इसको 0.4 के स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पर आपने सिंपल करना है, 0.6 का स्क्वायर कितना होगा, जैसा हम 6 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 6 × 6 दैट इज 36। 0.6 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 0.36 प्लस 0.16 एंड 16 + 36 हो जाता है 52, 0.52 इसका आंसर निकल के आ गया, ये है इसका आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट 4000 पर 2 साल के लिए अगर 10% यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसका क्या यहाँ पर आंसर आएगा? अब हमें यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, उसके लिए आपको उनके फार्मूलेस पता होना चाहिए। अगर फार्मूले पता है आप इजीली उनके आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम देखें CI, तो इसका जो फार्मूला है वो किसके बराबर है, तो A इज इक्वल टू P × 1 + R/100, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 के साथ होता है डिवाइड, तो इसलिए R/100 लिखते हैं, तो पावर आ जाता है T। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए ये है क्या, जैसा कि A हमारा जाता है जो इस पे इंटरेस्ट आता है, ओवरऑल जो भी इंटरेस्ट हमारा बनता है, मेन मनी प्लस इंटरेस्ट, एंड P हमारी प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने यहाँ पर लगाई होती है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमारी मेन अमाउंट होती है। R आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कितने % इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। T आ जाता है टाइम। तो इनमें ये चीजें हमने फिल करनी, आंसर हमें निकल जाएगा। जैसा कि A तो हमें बताया नहीं है, हम A अपनी जगह लिखेंगे ऐसे ही, इज इक्वल टू P मीन प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पर बोला है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट 4000 थी, तो 4000 लिखा है यहाँ पर, एंड 1 अपनी जगह प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10,
तो ये आ जाएगा 10/100। एंड टाइम कितना है? टाइम है 2 years, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसी को आपने पूरा हल करना है। तो जैसा कि a किसके बराबर आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4000 इंटू 1 प्लस, इसको थोड़ा अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये आ जाएगा 1/10। तो 1/10 को अगर आप करोगे पॉइंट्स में सिंपली, तो ये आपको आ जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। अब अगर इसी को पहले सॉल्व करोगे, 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, ये आपको आ जाएगा 1 प्लस 0.1 किसके बराबर होता है, 1.1 का स्क्वायर। एंड यहाँ पे कितना है, 4000, ये हमारा a है। एंड 1.1 का स्क्वायर आपको आ जाता है 1.21। एंड यहाँ इसको मल्टीप्लाई उसी 4000 के साथ होगा, तो 4000 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1.21 के साथ, 4840 आपका a यहाँ पे आया। बट जो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका पर annum कितना रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, जो a निकला, a में से आपने प्रिंसिपल अमाउंट करना, वो आपका आंसर बन जाएगा। a आपका कितना है अभी, 4840 माइनस 4000 करना है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था 840, जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगर साइन थीटा 4/5 है, कॉस थीटा 3/5 है, तो टेन थीटा किसके बराबर होगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से है, उसके लिए थोड़ा बहुत बेसिक चीजें आपने समझनी, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम जब किसी भी चीज के रेशियोज निकालते हैं, उसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसकी एक एंगल, कोई ट्रायंगल जिसकी एक एंगल 90 डिग्री हो। हम यहाँ पर इसको थीटा समझ के बैठेंगे। अब हमें थोड़ा बहुत पता करना है साइन कॉस एंड टेन किसके बराबर होता है। तो पहले इसके हम थोड़ा निकालते हैं। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको हम बोलते हैं बेस, एंड इसको बोलते हैं हम अपोजिट। अब जब हम यहां से देखेंगे, तो हमारा जो पहला साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा, एंड कॉस थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा किसके बराबर होगा। साइन थीटा हमारा रहता है अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस थीटा रहता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा रहता है अपोजिट बाई बेस, अपोजिट बाई बेस। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझें। क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में बताया गया है साइन थीटा 4/5 के बराबर है, मीन साइन थीटा 4/5 के बराबर है, एंड कॉस थीटा जो है वो 3/5 के बराबर है, 3/5। अब बताना है टेन थीटा किसके बराबर है। अगर आप देखो, अपोजिट किसके बराबर हुआ, 4 के, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हुआ, 5 के, बेस बराबर हुआ 3 के, हाइपोटेन्यूज वही 5 के। तो टेन थीटा पूछ रहा है, अपोजिट बाई बेस होता है, अपोजिट हमारा 4 है एंड बेस हमारा 3 है, तो 4/3 इसका करेक्ट आंसर है। सिंप्लीफाई करो, 15 इंटू 3/5 प्लस 7 इंटू 4/7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हमने सिंपली, जब जहां पर हमने देखा 3/5 है, 4/7 है, कुछ ये रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमने सबको रेशनल बनाना है ताकि थोड़ा बहुत आसान हो। 15 यहाँ पर दिया है, 15/1 लिखेंगे, एंड इंटू 3/5, तो हो गया 3/5, एंड प्लस 7 है तो प्लस 7/1 कर देंगे, एंड इंटू 4/7 है तो 4/7। तो ये हमारा यहाँ तक बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बर्डमास। सबसे पहले हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है। तो इन दो का मल्टीप्लाई करना है, इन दो का मल्टीप्लाई करना है। रेशनल नंबर्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, वो सिंपल होता है, आपस में ही मल्टीप्लाई। जैसे 15 3 जा 45 डिवाइडेड बाई 5 1 जा 5, प्लस यहाँ पे आ गया 7 4 जा 28 डिवाइडेड बाई 7 1 जा 7। तो ये हम मतलब जब मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पर प्लस करना, उससे पहले थोड़ी बहुत कैंसिलेशन करते हैं ताकि कुछ ना कुछ जल्दी हो सके। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। हमें यहाँ पर क्या निकला, 9/1 प्लस 4/1। अब जब हमें बेस सेम होते हैं तो ऊपर जो भी साइन होता है उसी को हम कंटिन्यू लेके जाते हैं। जैसा कि 9 + 4 डिवाइड बाई 1, बेस एक लिया, 9 + 4 कितना हो गया, 9 10 11 12 13, 13/1। तो सिंपली आंसर क्या है, 13 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर एक सीरीज दी है, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 2 6 12 20 30, इसके बाद क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 14 रीजनिंग से है, जिसमें हमें एक सीरीज दी गई है, उसमें आपने करेक्ट आगे का बताना है। सीरीज में क्या है, हमें 2 है, 6 है, 12 है, 20 है एंड 30 है, एंड आगे क्या आएगा वो हमने बताना है। हम देखें सीरीज जो है वो किस हिसाब से चल रही है। 2 + 4 करते हैं 6 हो जाता है, 6 + 6 करते हैं 12 हो जाता है, 12 + 8 करते हैं 20 हो जाता है, 20 + 10 करते हैं 30 हो जाता है। अब ये देखें क्या चल रहा है, 4 + 2 6, 2 आगे चल रहा है। अब यहाँ पर 10 था तो इसका मतलब नेक्स्ट कितना आएगा, 12। तो 30 + 12 करेंगे कितना आ जाएगा, 42। तो 42 इसमें आ जाएगा, और 42 जो इसका है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पर एक सीरीज है ADGJ, नेक्स्ट क्या आएगा? अब ऐसे ही नेक्स्ट एक और सीरीज दी गई है जिसमें हमें नंबर्स दिए गए हैं, A है, D है, G है,
जे है, एंड यहाँ पर बताना है क्या आएगा। अब यहाँ पर हम देखें, ए है, बी सी गायब है, डी है, ई एफ गायब है, जी है, एच आई गायब है, जे है, के एल अगर गायब करेंगे तो यहाँ पर एम आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हमें एम आएगा। अगर कंप्यूटर का जो यहाँ पर कोड है वो ये है, साइंस का क्या होगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग से है, जिसमें यहाँ पर बोला गया है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में कंप्यूटर है। तो आप जब भी यहाँ पर क्वेश्चन आए कोडिंग डिकोडिंग के, COMPUTER, थोड़ा इस हिसाब से लिखना। अब देखो कंप्यूटर को इसने कैसे डिकोड किया है। इसने लिखा है DPNQ एंड VS एंड FS। अब देखो इसको कैसे डिकोड किया है। तो ये यहाँ पर डिकोड किया है, इसके लिए हमें समझना है। अच्छा, C के बाद D, O के बाद P, M के बाद N, P के बाद Q, इसका मतलब हर अल्फाबेट के बाद एक एक इसने ऐड किया हुआ है। तो इसी हिसाब से हमारे पास जो साइंस है, हम साइंस को भी ऐसे ही लेके जाएंगे। साइंस लिखेंगे SCIENCE। साइंस में देखिए S के बाद क्या आता है T, C के बाद क्या आता है D, I के बाद क्या आता है J, E के बाद क्या आता है F, N के बाद क्या आता है O, C के बाद D, E के बाद F। जो यहाँ पर ऑप्शन में होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर एक बंदा 50 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है, फिर टर्न लेफ्ट करता है, फिर 30 मीटर उसकी तरफ चलता है, फिर उसके बाद दोबारा लेफ्ट टर्न करता है, 50 मीटर चलता है, तो जो उसकी पहली डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन से अब वो किस डायरेक्शन में है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग से है, डायरेक्शंस वगैरह से लिया गया है। तो उसमें जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया उसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन की जब भी कोई बात आए तो उसके लिए आपने यहाँ पर अपने हिसाब से चीज बना देनी है। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी चीज कहाँ पे है। जैसा कि ये हमारा नॉर्थ आ जाता है, ये हमारा साउथ आ जाता है, ये हमारा ईस्ट आ जाता है, ये हमारा वेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया एक बंदा है, कोई भी पर्सन है, वो 50 मीटर्स ईस्ट की तरफ यहाँ पर चलता है। तो जब कोई बंदा है इसका मतलब बंदा यहाँ पे ठहरा है, इसको हम बोलेंगे सेंटर C। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोई बंदा है, जैसा कि यहाँ पर हमारा कोई बंदा है, वो 50 मीटर्स ईस्ट की तरफ चला। अब अगर कोई बंदा यहाँ पे है, ये उसका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ईस्ट की तरफ चलने के लिए उसको यहाँ चलना है। तो वो उसने क्या किया, यहाँ चला, यहाँ पहुंचा, तो ये इसका हो गया 50 मीटर। एंड यहाँ जब वो चला ईस्ट की तरफ तो ये पहुंच गया A पर, इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब इस पॉइंट पे जैसे पहुंचा, यहां से इसने लेफ्ट टर्न किया एंड 30 मीटर चला। अब अगर ये बंदा यहाँ पे है, अब यहाँ पे इसका मिनी थोड़ा बहुत हम देखें क्या बनता है। यहाँ पे वही ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। तो इसका मतलब है वो अपने लेफ्ट चला तो नॉर्थ की तरफ चलेगा, कितना चला 30 मीटर। अब 30 मीटर अपने लेफ्ट की तरफ चला। अब जैसे 30 मीटर चला उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब ये वापस 50 मीटर लेफ्ट की तरफ टर्न करता है। तो जब यहां पहुंचा तो इसका लेफ्ट जो है वो यहां रहेगा। तो ये वापस 50 मीटर जब चला तो इसका मतलब जब यहां से 50 था तो यहां से भी 50 आएगा। ये इसका पॉइंट बी था, अब ये इस पॉइंट सी पे पहुंच गया। ठीक है, 50 मीटर चला। अब यहाँ पर जो इसमें पूछा गया है वो बोल रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन पे है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था एंड अब यहाँ पे है। अगर यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ से देखें तो ना ही वो ईस्ट की तरफ है, ना वेस्ट की तरफ है, ना साउथ की तरफ है, तो वो कहाँ है, वो यहाँ है नॉर्थ की तरफ। अगर हम यहाँ से देखें तो ये नॉर्थ की तरफ है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के नॉर्थ की तरफ पहुंच गया। तो इसका नॉर्थ आंसर जो है वो करेक्ट है। अगर ए जो है बी का भाई है, बी जो है सी की सिस्टर है, सी जो है वो डी का फादर है, डी जो है उसका ए के साथ क्या रिश्ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग से है, ब्लड रिलेशन, जिसमें क्या पूछा गया है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। समझो ए जो है वो क्या है, ब्रदर है। ए ब्रदर है तो प्लस रखेंगे, मतलब मेल जो होगा उसको प्लस रखेंगे, फीमेल को हम माइनस रखेंगे। ए ब्रदर है किसका, बी का। समझो ये गठे इसी लाइन में आ रहे हैं, इसका ब्रदर है, ए और बी आपस में भाई। अब बी जो है वो सिस्टर है सी की, इसका मतलब बी सिस्टर है किसकी, सी की। अब बी सी की भी सिस्टर है, बी ए की भी सिस्टर है। यहाँ पर नेक्स्ट है सी इज द फादर ऑफ डी। सी जो है वो किसका फादर है, डी का। जो है वो इससे डाउन रहेगा क्योंकि वो इसका सन है। तो डी जो है वो किसका सन है, सी का। यहाँ पर पूछा गया है कि डी जो है वो ए के साथ क्या रिलेट करता है। अब इन सिंपल, ए और सी आपस में क्या है, भाई हैं, ब्रदर हैं। अगर ए के भाई का लड़का है डी, तो इसका आंसर क्या आएगा, नेफ्यू, इसका भतीजा है। एंड यहाँ पर नाइस भी आ सकता है क्योंकि इसकी जो यहाँ पर ये नहीं बताया ये मेल है या फीमेल है, बट यहाँ पर हमें ऑप्शन में यहाँ पर नेफ्यू है, तो इसका यही करेक्ट आंसर रहेगा। एक स्टेटमेंट है ऑल प्लेयर्स आर एथलीट्स एंड इसकी कंक्लूजन है ऑल एथलीट्स आर प्लेयर्स। देखो अगर सभी प्लेयर्स एथलीट्स हैं, बट यहाँ पर कंक्लूजन गलत है, सभी एथलीट्स प्लेयर नहीं हो सकते, कुछ एथलीट्स जो हैं वो प्लेयर नहीं होते।
तो इसका जो है फॉल्स आएगा, ऑप्शन बी है इसका आंसर आएगा। और इफ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट आर ट्रू इज द फाइनल स्टेटमेंट ट्रू। टोटल 3 स्टेटमेंट दिए, पहली 2 अगर करेक्ट हैं। बोल रहा है ऑल स्क्वेयर्स आर रेक्टेंगल, हम सभी स्क्वेयर्स को रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। ऑल रेक्टेंगल्स हैव 4 राइट एंगल, तो हर रेक्टेंगल को 4 राइट एंगल होते हैं। अगर हमारे पास ये स्क्वेयर है, ये स्क्वेयर है, अब ये स्क्वेयर जो है रेक्टेंगल भी है, एंड इन रेक्टेंगल्स का बोला गया राइट एंगल्स हैं, तो स्क्वेयर का भी तो राइट एंगल ही होगा। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, जिसमें यहाँ पर बोला गया कि आपने क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। जैसे यहाँ पर ये भी सीरीज है, 2 है, 8 है, 18 है एंड 32 है। नेक्स्ट बताना है क्या यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर हम समझें थोड़ा इसको, जैसे हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया, तो ये किस हिसाब से आता है। देखो 2 प्लस कितना 8 करें, तो 2 प्लस 6 करते हैं तो 8 होता है, 8 प्लस 10 करते हैं तो 18 होता है, 18 प्लस 14 जो है वो 32 होता है। तो यहाँ पर हम देखें क्या सीरीज बन रही है, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 4 कितना आएगा, 14 प्लस 4 दैट इज 18। तो अब हम यहाँ पर 32 को 18 के साथ ऐड करेंगे, वही इसका आंसर आएगा। 8 प्लस 2 दैट इज 10, 0, 3 प्लस 1 4, 50, 50 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर एक्सप्रेशन बोला गया है ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। रीज़न ऑल फ्रूट्स आर ईडेबल, देखो ये रीज़न इसका तो नहीं है ना, ये बात सही है कि हर फ्रूट को हम खाते हैं, बट अगर उसने एक्सप्रेशन पूछा था ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, तो नीचे हमें इसी का रीज़न बताना था कि क्यों फ्रूट्स हैं, तो ये रीज़न जो है वो गलत है। यहाँ पर क्या आएगा, एक्सप्रेशन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट रीज़न जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25% ऑफ 160, 25% ऑफ 160 प्लस करना है, हाँ 35% ऑफ 120, 35% ऑफ 120 के साथ। अब हमें सिंपल करना है, 25% ऑफ 160 हो गया 25/100 इंटू 160, प्लस किया 35% हो गया 35/100 इंटू 120, कैंसलेशन करेंगे, 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, एंड 2 5s are 10, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 5 1s are 5, 5 5s are 25, and 5 1s are 5, 5 7s are 35। अब हमें यहाँ पर क्या बचा, 5 8s are 40 प्लस 7 6s are 42 एंड आंसर इज 82। अब यहाँ पर भी सीरीज का क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हैं हमें क्वेश्चन है 3 6 12 24 इन नेक्स्ट का बताना है। देखो 3 6 12 24, थोड़ा आप अगर ऐसे माइंड लगाओगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 12, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 24, 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, तो 48 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अब है कंप्यूटर की बारी, 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले बताओ सीपीयू कंप्यूटर में हम किसको बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड हार्डवेयर इन द कंप्यूटर सिस्टम, इनमें से हार्डवेयर कौन सा है, तो हार्ड ड्राइव जो है वो हार्डवेयर है। हार्डवेयर उनको बोलते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कभी टच किया आपने, वो तो सिर्फ सॉफ्टवेयर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, तो इनमें से इनपुट कौन सी है, कीबोर्ड जो है वो इनपुट है। इनपुट का मतलब होता है जिसको हम यहाँ से देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड पे टच करते हैं तभी जाके सिस्टम पे कुछ चीज़ आती है, तो कीबोर्ड जो है वो यहाँ पर इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंसर्ट अ पेज नंबर इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, तो कहाँ पर हम करते हैं, तो हेडर और फुटर में, या तो हमें नीचे होता है या तो ऊपर पेज नंबर दिया होता है, हेडर एंड फुटर इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, तो इनको मैनेज करना ही इसका काम है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस, तो हम अगर वायरस हमारे कंप्यूटर में ना आए उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं अपने फोन्स में या अपने लैपटॉप में, अपने सिस्टम में। तो यहाँ पर क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर सर्च इंजन, जिससे आप ज़्यादा सर्च करते हो, कोई भी चीज़ अगर आपको सर्च करनी हो तो कहाँ से करते हो, गूगल से करते हो, फेसबुक से तो नहीं करते, ट्विटर से नहीं करते, इंस्टाग्राम से नहीं करते, तो गूगल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, गीगाबाइट रेफर्स टू, तो 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, 1 गीगाबाइट 1024 यहाँ पर मेगाबाइट्स के बराबर होता है, मतलब 1024 MB जो है वो मिलके 1 GB बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो विंडो 10 जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज्ड फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट,
तो वो टच स्क्रीन है। देखो अभी जो टच है ना, इसका जो फ़ोन का एग्जांपल रखें हम, तो टच जो है हमें इनपुट, जब फॉर एग्जांपल मैंने स्क्रीन पे टच किया, हम कोई ऐप ओपन करते हैं टच करके, तो ये इनपुट हुआ। एंड जब स्क्रीन के सामने कोई वीडियो चलता है या कोई चीज़ चलती है तो उसको आउटपुट बोलते हैं, वहाँ से जो आता है। तो जो टच स्क्रीन है वो हमारी इनपुट भी काम करती है और आउटपुट का काम भी करती है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मर्ज सेल्स इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में हम कैसे मर्ज करते हैं? तो मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन होता है हमें, तो उससे हम सेल को मर्ज करते हैं। 2 सेल होते हैं, इन 2 को मर्ज करके एक बना देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस। तो इनमें से कौन सी नॉन यहाँ पर वोलेटाइल होती है स्टोरेज डिवाइस? तो हार्ड डिस्क होती है नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मालवेयर। तो इनमें से कौन सा है जो खुद लेजिटिमेट प्रोग्राम में चलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ट्रोजन हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइडली यूज्ड ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। तो वो तो जीमेल है, हर कोई जानता है जीमेल ही ऐसी चीज़ है। अब यहाँ पर आपका एज पर सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब कमेंट करके बताओ आपको आउट ऑफ 100 कितना स्कोर बना। अगर आपको और यहाँ पर ऐसे मॉक टेस्ट चाहिए एज पर सिलेबस, कमेंट करके ज़रूर बताना।